आज जो है हम 8वीं कक्षा का तीसरा पार्ट संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, पिछली वीडियो के अंदर हम इसका अध्ययन कर चुके हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसके अभ्यास के जो प्रश्न उत्तर हैं उनको कराऊंगा। सभी बच्चे इसके प्रश्न उत्तर को ध्यान से देखें और इसको कॉपी में करें। पहला प्रश्न अभ्यास का, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। आपको मैंने पहले भी बताया है कि संश्लेषित रेशे वह रेशे होते हैं जो कि मानव निर्मित होते हैं और उनको जो है हम कृत्रिम रेशे बोलते हैं। प्राकृतिक रेशे हमारे कपास, ऊन और रेशम, ये हमारे प्राकृतिक रेशे हैं जो कि हमें पौधों से, कपास हमें पौधों से, ऊन हमें जंतुओं से और रेशम हमें रेशम के कीड़े से रेशम प्राप्त होती है। इनको पादप और जंतुओं से प्राप्त हुए रेशे को जो है हम प्राकृतिक रेशे कहते हैं। रेशे एक्चुअली में धागे का वह छोटी से छोटी इकाई है जिसको हम तंतु कहते हैं। तंतु जो है वो रेशे है, मतलब रेशे से धागा बनता है। धागे को फिर कताई और बुनाई करके जो है उसका कपड़ा बनाया जाता है। पहला प्रश्न प्यारे बच्चों इधर देखिए, कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं? संश्लेषित रेशे क्यों कहलाते हैं? इस प्रश्न का जो उत्तर लिखना है आपने, सबसे पहले ये बताना है कि प्राकृतिक रेशे हमारे कपास, ऊन और रेशम है। मानव निर्मित जो रेशे हैं, कृत्रिम रेशे हैं, उन्हीं को संश्लेषित रेशे कहते हैं। संश्लेषित रेशे हमारे, जैसा कि ये मैं उत्तर बोल रहा हूं सभी को, सभी ध्यान से सुनेंगे और कॉपी में लिखेंगे। रियोन, रियोन जो है हमारा क्या है? कृत्रिम रेशा, संश्लेषित रेशा है। नायलॉन और पॉलिएस्टर और एक्रेलिक, पॉलिएस्टर और एक्रेलिक, ठीक है। एक्रेलिक जो है आप ऐसे लिखेंगे, एक्रेलिक, एक्रेलिक, ठीक है बच्चों। ये तीनों प्रकार के हमारे संश्लेषित रेशे हैं, मानव निर्मित रेशे हैं, इसलिए इनको संश्लेषित रेशे कहा जाता है। ये इसका उत्तर होगा। सेकंड है, सही उत्तर को चिंतित कीजिए, राइट कीजिए। रियोन एक संश्लेषित रेशा नहीं है, क्योंकि रियोन जो है वो संश्लेषित रेशा, अभी तो मैं कह रहा हूं रियोन संश्लेषित रेशा है, मगर संश्लेषित रेशा नहीं है। वो कौन सा पॉइंट है, कौन सा वाक्य है, कौन सा जो है वो क्रियाकलाप है जिसके द्वारा वो बनाया जाता है, वो प्राकृतिक को दर्शाता है। इसका रूप रेशम समान होता है, बिल्कुल होता है रेशम समान, मगर ये नहीं दिखाता कि ये संश्लेषित रेशा नहीं है। सेकंड, इसे काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। बिल्कुल, ये काष्ठ लुगदी जो है आपकी लकड़ी का जो बुरादा होता है, लकड़ी को जब छील देते हैं, जो उसकी काष्ठ लुगदी है उससे जो है वो बनाया जाता है। ये जो है काष्ठ लुगदी आपका जो है प्राकृतिक है। ये पॉइंट तो इसके ऊपर राइट लगेगा कि ये सही उत्तर है कि ये रियोन एक संश्लेषित रेशा नहीं है। ये सेकंड प्रश्न हो गया प्यारे बच्चों। थर्ड, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें खाली स्थान भरने हैं। पहला, संश्लेषित रेशे क्या अथवा रेशे भी कहलाते हैं, ठीक है। मानव निर्मित और कृत्रिम, मानव निर्मित और कृत्रिम रेशे कहलाते हैं। दोनों का मीनिंग एक ही है, मानव निर्मित कह लीजिए चाहे कृत्रिम कह लीजिए। ये पहले आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। सेकंड, संश्लेषित रेशे कच्चे माल से संश्लेषित किए जाते हैं जो कहलाता है। जो कच्चा माल होता है उसको बोलते हैं पेट्रोकेमिकल, और हिंदी में बोलेंगे पेट्रो रसायन।
यहां पर जो आएगा वो आएगा पेट्रो रसायन, ये इसके अंदर आएगा। ठीक है, पेट्रो तो मात्रा है, पेट्रो रसायन, ये सेकंड हो गया। संश्लेषित रेशे की भांति प्लास्टिक, प्लास्टिक जो ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है, बहुलक है, बहुलक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलीमर। पॉलीमर मतलब मैंने वीडियो के अंदर ही बताया था, पॉली मीन अनेक और मर मीन भाग, इकाई, जो अनेक इकाइयों से मिलकर बना है दैट इज कॉल्ड द पॉलीमर, और उसको कहते हैं बहुलक। बहुत सी इकाइयों से जो मिलकर बना होता है उसको कहते हैं संश्लेषित रेशा, और प्लास्टिक भी उसी प्रकार का बहुलक है। ये थे आपके 3 प्रश्न, इनको कॉपी में अच्छे से करना है। प्यारे बच्चों, 4th क्वेश्चन देखिए ध्यान से। नायलॉन रेशे से निर्मित 2 वस्तुओं के नाम बताइए जो नायलॉन रेशे की प्रबलता दर्शाती हो। आपको पता है कि नायलॉन जो है वो प्रबल होता है, प्रत्यास्थ होता है और हल्का होता है। इसमें 3 गुण होते हैं, प्रबल, प्रबल मीन स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग, तब जो इस्पात की जो वायर होती है उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और प्रत्यास्थ, प्रत्यास्थ और हल्का, बहुत लाइट वेट होता है। ये तीनों गुण हैं। अब इसके अंदर हमने बताना है कि 2 वस्तुओं के नाम जो प्रबलता को दर्शाता हो, स्ट्रॉन्गनेस दिखाता हो। इसमें आप प्यारे बच्चों बहुत ही आसान उदाहरण दे सकते हो, जैसा कि पैराशूट, पैराशूट की जो रस्सियां होती हैं वो नायलॉन से बनी होती है, ठीक है, क्योंकि ये प्रबल है। ठीक है, एक तो पैराशूट का उदाहरण दे सकते हो। दूसरा, आप इसमें जब माउंटेन पे चढ़ते हैं तो जो है रस्सी का जो है वो सहायता लेते हैं, रस्सी की सहायता से माउंटेन पर चढ़ते हैं, मतलब उसकी रस्सी के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होता है कि वो माउंटेन के ऊपर चढ़ जाता है, तो उसकी प्रबलता होगी। ये तो 2 उदाहरण हो गए। आप जो कारों गाड़ियों की जो सीट होती है, सीट के जो सीट बेल्ट होता है वो भी नायलॉन की बनी होती है, इतनी स्ट्रांग होती है कि वो जो है पैसेंजर की जान की रक्षा करती है। तो ये इसके अंदर आपने 2-3 उदाहरण दे दिए। ये तो हो गया आपका प्रश्न नंबर 4। अब है खाद्य पदार्थों का संचयन, मतलब हम जो खाद्य पदार्थ हैं हमारे, दाल वगैरह जो भी है, वो हम उसका संचयन करते हैं, उनको स्टोरेज करते हैं। करने हेतु प्लास्टिक पात्रों, जो हम घर के अंदर प्लास्टिक पात्र का उपयोग की 3 प्रमुख लाभ बताइए। इसके 3 लाभ क्या हैं जो कि हम प्लास्टिक के कंटेनर घरों के अंदर लेके आते हैं। सबसे पहला, ड्यूरेबल है, मतलब यूज करने में आसान है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना उनको बहुत ही इजी रहता है, ठीक है, और ट्रांसपेरेंट है, मतलब पारदर्शी है, उनको आसानी से हम देख सकते हैं कि कौन सी वस्तु कहां पर रखी है, ठीक है। तो ये इसमें आप 3 उदाहरण दे सकते हैं, ठीक है। एक तो ड्यूरेबल है, मतलब बहुत ही आसानी से हम उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक रह सकते हैं, ठीक है, और उनको यदि हम धातु का यूज करेंगे तो उनको जंग लगने का खतरा है। प्लास्टिक को ये भी है, प्रतिरक्षी है, इसको जंग नहीं लगता, तो ये भी आपका एक लाभ है। ड्यूरेबल मतलब ये है कि लंबे समय तक चलते हैं, दैट इज कॉल्ड ड्यूरेबल। और इजी टू वे, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक रखना भी बहुत आसान है, क्योंकि वो बहुत हल्के होते हैं। ये भी इनमें गुण है कि ये हल्के होते हैं और जो है पारदर्शी होते हैं। ये इसके अंदर जो है आपने तीनों लाभ देखने हैं। ये 5वां क्वेश्चन हो गया। आप वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तभी आप इसके उत्तर बच्चों लिख पाओगे। इसके बाद है थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग के मध्य अंतर लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इधर आपने थर्मोप्लास्टिक लिखना है बच्चों, थर्मोप्लास्टिक, और इधर लिखना है थर्मोसेटिंग। सबसे पहला अंतर, थर्मोप्लास्टिक को जब ऊष्मा देते हैं तो ये जो है ऊष्मा लेकर मुड़ जाता है, ठीक है, मतलब फोल्ड मुड़ जाता है। जैसे कोई भी प्लास्टिक है उसको हम गर्म करेंगे तो वो अपना
आकार जो है बदल लेता है। मगर थर्मोसेटिंग के अंदर क्या होता है, ये जब अपना आकार, अपना सांचा ले लेता है, उसके बाद गर्म करने पर ये अपना आकार नहीं बदलता, वैसा का वैसा रहता है। ये तो पहला अंतर हो गया। दूसरा, थर्मोप्लास्टिक के अंदर आपके एग्जाम्पल आते हैं पीवीसी और पॉलीथीन। ये दो हैं इसके, और इसमें आता है आपका बेकेलाइट और मेलामाइट। बेकेलाइट और मेलामाइट, ठीक है, ये दो है। तो ये तो उदाहरण हो गया। पीवीसी आप हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे लिख देंगे, पीवीसी, ठीक है, और पॉलीथीन। पता ही है आपको, पॉलीथीन जो है वो इसकी थैलियां बनाई जाती हैं पॉलीथीन की, ठीक है। और पीवीसी पाइप जो है, इलेक्ट्रिकल जितनी वायर्स होती हैं उनको ढकने के लिए जो पाइप होता है, दैट इज कॉल्ड द पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। ये तो है थर्मोप्लास्टिक, ये है थर्मोसेटिंग। अब थर्ड जो डिफरेंस है उसमें आप लिखेंगे, ये लिखेंगे कि पीवीसी कहां यूज होता है, पॉलीथीन कहां यूज होता है। आपका बेकेलाइट के जितने भी इलेक्ट्रिकल स्विचेस हैं, बटन हैं, वो सारे बेकेलाइट के बने होते हैं। मेलामाइन के आपकी फर्श की जो टाइलें होती हैं वो मेलामाइन की होती हैं, ठीक है। और मेलामाइन जो है वो कहां यूज होता है, मेलामाइन यूज होता है प्यारे बच्चों, कोई आग बुझाने के लिए अग्निशामक से कोई कर्मचारी जाता है तो एक पोशाक डालता है, पोशाक के ऊपर जो कि मेलामाइन की जो है वो परत होती है, जो कि उस आग से बचाती है, क्योंकि ये ऊष्मा रोधी है, ये ऊष्मा से हमें बचाता है। तो मेलामाइन वहां भी यूज होता है। और टाइल्स जो है वो सारी आपकी घरों के अंदर जो अनब्रेकेबल प्लेट्स होती हैं वो भी मेलामाइन से बनी होती है। तो ये लास्ट में इनका आपने यूज लिखना है। सेकंड के अंदर इनके उदाहरण देने हैं कि पीवीसी, पॉलीथीन। तो थर्ड में लिखना है कि पीवीसी कहाँ यूज होता है। पीवीसी जो है इलेक्ट्रिकल, क्योंकि ये ऊष्मा का कुचालक भी है और विद्युत के कुचालक भी है, इसलिए जो है पीवीसी यूज होता है। और पॉलीथीन आपके लिए कैरी बैग के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये थे आपके 3 प्रश्न, चौथा, पांचवा और छठा। सभी प्यारे बच्चों कॉपी में करना है। प्यारे बच्चों इधर देखिए 7 क्वेश्चन। समझाइए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से निम्नलिखित क्यों बनाए जाते हैं। पहला, डेगची के हत्थे, जो आपकी केतली होती है उसका जो हत्था होता है वो आपके जो है किससे बना होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का बना होता है। वो क्यों बनाया जाता है, केतली के साथ जो हत्था लगा होता है वो गर्म नहीं होता। क्यों गर्म नहीं होता, क्योंकि वह ऊष्मा का कुचालक है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग होता है, प्रबल होता है, और मेन जो कारण है इसका ऊष्मा का कुचालक है। इसलिए डेगची के हत्थे जो है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। आपने ये लिखना है इसमें। दूसरा, विद्युत प्लग स्विच, प्लग बोर्ड वही सेम है। ये ऊष्मा के कुचालक तो हैं ही, ये विद्युत के भी कुचालक है। इसके अंदर आपने ये लिखना है। ऊष्मा, इनको आग जल्दी नहीं पकड़ती क्योंकि ऊष्मा के कुचालक है, गर्म नहीं होते, ठीक है। और दूसरा जो है इनके अंदर विद्युत प्रवाह नहीं होता क्योंकि ये विद्युत के कुचालक है। तो इसके अंदर आपने ये लिखना है, ठीक है। ये था आपका 7 क्वेश्चन। 8 देखिए, निम्नलिखित पदार्थों को पुनर्चक्रित किए जा सकते हैं, मतलब इनका रिसाइकिल किया जा सकता है और पुनर्चक्रित नहीं किए जा सकते। जिनको रिसाइकिल नहीं किया जा सकता ऐसे पदार्थ इसमें आपने चुनने हैं। ध्यान से देखिए सभी। टेलीफोन यंत्र, ये मैं चक्कर लगा रहा हूं कि जो पुनर्चक्रित नहीं किए जा सकते, बाकी छोड़ दूंगा, वो पुनर्चक्रित किए जा सकते हैं। टेलीफोन का जो यंत्र होता है वो थर्मोसेटिंग का बना होता है। थर्मोसेटिंग जो है वो आपका है, इसलिए उसको जो है क्या कहते हैं, पुनर्चक्रित नहीं किया जा सकता। प्लास्टिक जो है इसको किया जा सकता है। कुकर के हत्थे, इसको नहीं किया जा सकता, ठीक है। जो टूट जाता है एक बार, इनको रिसाइकिल नहीं किया जा सकता। इसके बाद सामग्री लेने वाले थैले, इनको किया जा सकता है।
बाल पॉइंट पेन इसको किया जा सकता है, मतलब पुनः चक्रित किया जा सकता है। प्लास्टिक के कटोरे किया जा सकता है। विद्युत तारे के प्लास्टिक की आवरण जो वायर होती हैं उनके ऊपर प्लास्टिक चढ़ा होता है, इनको भी पुनः चक्रित किया जा सकता है। और प्लास्टिक की कुर्सियों को भी पुनः चक्रित किया जा सकता है। ठीक है। और लास्ट में है विद्युत स्विच, इनको पुनः चक्रित नहीं किया जा सकता। ये आपके तीन आगे आपके इसमें से तीन ऐसे पदार्थ हैं जिनको पुनः चक्रित नहीं किया जा सकता और बाकी सबको पुनः चक्रित किया जा सकता है। ये इसका आंसर लिखना है आपने। लास्ट है 9th, बड़े ध्यान से सुनिए इधर। राणा गर्मियों के लिए कमीजें खरीदना चाहता है, ठीक है, गर्मियों के अंदर, तो उसे सूती कमीजें खरीदनी चाहिए या संश्लेषित, ठीक है, जो पॉलिस्टर की, टेरिलिन की, ये जो संश्लेषित कपड़ा होता है उसकी खरीदनी चाहिए या सूती कपड़े की, तो राणा को सलाह देंगे। प्यारे बच्चों, राणा को हम ये सलाह देंगे कि सूती कपड़ा जो है वो जो है पानी को, पसीने को सोखता है। गर्मियों के अंदर पसीना आता है, उसको जो है सूती कपड़ा क्या करता है, सोखता है, उसको अब्जॉर्ब कर लेता है, मगर संश्लेषित रहता अब्जॉर्ब नहीं करता। तो इसके अंदर क्या होगी, इचिंग होगी, हमें खुजली हो जाएगी, गर्मी लगेगी। ठीक है। दूसरा, सूती कपड़े के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन छिद्रों से हवा, वायु पास होती है, जिससे वाष्पीकरण होता है और हमें ठंडक सी महसूस होती है। गर्मी के अंदर जो है हवा जो है वाष्पीकरण होगी, पसीना, तो हमें क्या होगा, तो थोड़ा जो है एहसास होगा ठंडक का। तो सूती कपड़ा बेस्ट हुआ। मगर संश्लेषित रेशे के अंदर छिद्र नहीं होते, बिल्कुल पैक होता है वो, और उसमें कोई भी हवा वाष्पीकरण नहीं होता और उनके अंदर गर्मी और अधिक लगती है। इसलिए सलाह ये दी जाएगी राणा को कि सूती कमीजें ही गर्मियों के अंदर डालनी चाहिए। ठीक है बच्चों, ये थे आपके 7, 8 और 9। प्यारे बच्चों, 10th क्वेश्चन देखिए। उदाहरण देकर प्रदर्शित कीजिए कि प्लास्टिक की प्रकृति असंक्षारक होती है। व्हाट डू मीन बाय असंक्षारक? मतलब दैट इज कॉल्ड नॉन कोरेसिव, जिसको जंग ना लगता हो, दैट इज कॉल्ड नॉन कोरेसिव। ठीक है, कोरेसिव दैट इज कॉल्ड। इसके अंदर हमने क्या व्याख्या करनी है प्यारे बच्चों? प्लास्टिक एक ऐसा पदार्थ है जो कि जल और वायु की उपस्थिति में भी उसको जंग नहीं लगता है, इसलिए इसको असंक्षारक कहते हैं। ठीक है। इसका उदाहरण क्या हुआ? वर्षों तक प्लास्टिक जो है आपके तालाबों, झरनों, कहीं भी कूड़े के अंदर प्लास्टिक पड़ा रहता है, उसको जल और वायु मिलती रहती है, फिर भी उसको जंग नहीं लगता है। ये एक अच्छा उदाहरण है कि प्लास्टिक की जो प्रकृति है वो असंक्षारक होती है। इसके अंदर ये लिखना है। इसके बाद क्या दांत साफ करने के ब्रश का हैंडल, देखिए हम ब्रश करते हैं, उसका एक हैंडल होता है और आगे जो है वो ब्रश होता है। हैंडल और जो ब्रिस्टल हैं एक ही पदार्थ के बनाने चाहिए? उत्तर स्पष्ट कीजिए। यदि ब्रश के जो रेशे हैं वो भी प्लास्टिक के बना दिए जाएंगे, मैं उत्तर बोल रहा हूं प्यारे बच्चों, यदि वो प्लास्टिक की जो डंडी है उसी का ही प्लास्टिक का ब्रश का आगे का हिस्सा बना दिया जाएगा, यदि हम उसे ब्रश करेंगे तो हमारे मसूड़े, दांत जो है वो सब हिल जाएंगे और मसूड़े जो है सब छिल जाएंगे। इसलिए जो ब्रश होता है वो नायलॉन का बनाया जाता है। नायलॉन एक ऐसा रेशा है जो कि बहुत ही मजबूत है, सॉफ्ट है, जिससे हमारे दांत और मसूड़े सुरक्षित रहते हैं। इसलिए ब्रश का जो हैंडल है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का बनाया जाता है। ठीक है। और ब्रश जो है उसका जो ब्रिस्टल है वो जो है रेशे नायलॉन का बनाया जाता है। ये इसके अंदर ये लिखना है। ये आपका उत्तर स्पष्ट हो गया। ये था आपका 11। 12वां,
जहां तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग में से बचिए। मगर हम प्लास्टिक का उपयोग तो निरंतर करते हैं। हमारा प्लास्टिक, जब से प्लास्टिक आया हमारे जीवन के अंदर एक क्रांति सी आ गई। सभी जो धातु वस्तुओं का जो स्थान था वो सब प्लास्टिक ने ले लिया। इस कथन पर सलाह कीजिए। देखिए, प्लास्टिक का उपयोग तो करते आए हैं, मगर प्लास्टिक का उपयोग हमें वहीं करना चाहिए जहां पर उसकी जरूरत हो। मैंने आपको 4R के बारे में बताया। इसमें 4R के बारे में आपने यहाँ पर लिखना है कि हम उसको रिड्यूस करें, ठीक है, रीयूज करें, रिसाइकिल करें और क्या करें, लास्ट में रिकवर करें। फर्स्ट में रिड्यूस करें, रीयूज करें, रिसाइकिल करें और रिकवर करें। और जो प्लास्टिक है वो हमारे जीवन के अंदर कहाँ कहाँ यूज होता है, इसका भी आपने इस प्रश्न के अंदर उत्तर में लिखना है। एक तो हम इसका यूज करते हैं टेफ्लॉन में। टेफ्लॉन क्या है, नॉन स्टिक किचन वेयर के जो फ्राई पैन होता है जो भी, उसके अंदर टेफ्लॉन की परत होती है। टेफ्लॉन एक प्रकार का थर्मोसेटिक पदार्थ है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जो कि ऊष्मा का रोधी है। उसकी लेयर चढ़ा दी जाती है जिससे खाद्य पदार्थ जो है वो चिपकता नहीं है। दैट इज कॉल्ड टेफ्लॉन। बेकेलाइट है, जितने स्विचेस वगैरह हैं आपके बेकेलाइट के बनाए जाते हैं। मेलामाइन है, मेलामाइन की आपकी फर्श की टाइलें और किचन वेयर्स, किचन के जो प्लेट्स हैं वो सारी जो है मेलामाइन की बनाई जाती है। तो ये प्लास्टिक का उपयोग से हमें बचना चाहिए क्योंकि ये हमारे पर्यावरण के लिए मित्र नहीं है, पर्यावरण के जो है वो समावेश नहीं है, मतलब पर्यावरण का फ्रेंड्स नहीं है ये। क्योंकि ये एक तो जो है क्या है, जैव अनिम्नीकरण है। ये भी जरूर लिखना है इसके अंदर, जैव अनिम्नीकरण। ये क्या होता है प्यारे बच्चों, जैव अनिम्नीकरण? जैव अनिम्नीकरण वह पदार्थ हैं जिनका जीवाणुओं से अपघटित नहीं होता है। वर्षों तक वो वैसे के वैसे ही पड़े रहते हैं पर्यावरण के अंदर, वो हमारे पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं। हमारा जनजीवन जो है इससे प्रभावित हो रहा है। इसलिए प्लास्टिक को छोड़कर हमें जूट के थैले, कपड़े के थैले, पॉलीथीन को छोड़कर जूट के थैले, पॉलीथीन बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। उसकी जगह कपड़े के थैले मार्केट के अंदर ले जाकर उससे सामान लेना चाहिए। ठीक है, तो ये था प्यारे बच्चों संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। 12 प्रश्न थे इसके। सभी बच्चों को मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। सभी बच्चे इसको निरंतर कॉपी में लिखेंगे, ठीक है, और कॉपी जो है व्हाट्सएप माध्यम से भेजेंगे। थैंक यू, गुड डे।